कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या फिर अंतःस्रावी तंत्र, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अंतःस्रावी तंत्र की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम। अब इसके बारे में बात करें हम, तो मनुष्य के शरीर में अनेक अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो हमारे क्या है, हमारे शरीर में क्या बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है और सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को मिला के हम एक तंत्र का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। तो इसको हमने समझ लिया है कि हमारे शरीर के अंदर क्या है, बहुत सारी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और इन सब अंतःस्रावी ग्रंथियों को मिला के क्या बनता है, हमारा अंतःस्रावी तंत्र बनता है। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका की। किसकी? कोशिका की बात करें तो मानव शरीर में कोशिका का निर्माण कोशिका झिल्ली, कोशिका केंद्र और कोशिका द्रव्य, इन तीन चीज़ों से मिलकर होता है। मानव शरीर में कोशिका का निर्माण किन किन से होता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका केंद्रक और केंद्रीय कोशिका द्रव्य, इन तीन चीज़ों से मिलकर होता है। मनुष्य के शरीर में क्या दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। एक तो हमारी स्रावी कोशिकाएं होती है, जिनसे कुछ न कुछ स्रावित होता रहता है, जिसको सिक्रेटरी सेल कहते हैं। दूसरी होती है हमारी अस्रावी कोशिकाएं या नॉन सिक्रेटरी सेल। तो हमारी कोशिकाएं दो तरह की होती है, एक तो स्रावी कोशिका और एक होती है हमारी अस्रावी कोशिका। पहली आती है हमारी कौन सी? स्रावी कोशिका। पहली बात करें किसकी? स्रावी कोशिका की बात करें तो ऐसी कोशिका जो स्रावी पदार्थ का स्त्रावन करती है, उन्हें सब हम क्या कहते हैं? स्रावी कोशिका कहते हैं। तो ऐसी कोशिका जो स्रावी पदार्थ स्त्रावित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्रावी कोशिका कहते हैं। और अस्रावी कोशिका किसे कहेंगे? तो ऐसी कोशिका जो स्रावी पदार्थ स्त्रावित नहीं करती है, उसे अस्रावी कोशिका कहते हैं। तो हमने कोशिका देख ली। कोशिका दो तरह की होती है, स्रावी और अस्रावी। अब बात करें कोशिका के बाद ऊतक की, तो मनुष्य के शरीर में अनेक कोशिकाएं पाई जाती है। क्या मनुष्य के शरीर में अनेक कोशिकाएं पाई जाती है? जब अनेक कोशिकाएं आपस में मिल जाती है, तब ऊतक का निर्माण होता है। क्या होता है? जब अनेक कोशिकाएं आपस में मिल जाती है, तब क्या होता है? ऊतक का निर्माण होता है। स्रावी और अस्रावी, इस आधार पर ऊतक के क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। स्रावी और अस्रावी के आधार पर ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारे स्रावी ऊतक और अस्रावी ऊतक। क्या हमारे एक तो स्रावी ऊतक होते हैं और एक होते हैं हमारे अस्रावी ऊतक। सबसे पहले हम बात करते हैं स्रावी ऊतक किसे कहते हैं। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली जो स्रावी ऊतक होते हैं, इन ऊतकों को ग्रंथि या ग्लैंड कहते हैं। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले स्रावी ऊतक को हम ग्रंथि या ग्लैंड कहते हैं। और ग्रंथि भी दो प्रकार की होती है। एक हमारी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी होती है बाह्य स्रावी या फिर बहिस्रावी ग्लैंड, जिसे बाह्य स्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? अंतःस्रावी ग्लैंड की या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि की। ये किसे कहते हैं? तो वह ग्रंथि जो अपने द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ को, क्या, वह ग्रंथि जो अपने द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ को रक्त के अंदर स्रावित करती है या फिर डालती है। इसमें रक्त में डालना जरूरी है उसका स्रावित पदार्थ को। तो उस ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो वो ग्रंथि जो अपने द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ को रक्त के अंदर स्रावित करती है या फिर डालती है, उस ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका भी कहते हैं या ट्यूब भी कहते हैं। क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका या ट्यूब भी कहते हैं। नहीं, सॉरी, अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका या ट्यूब नहीं पाई जाती है। क्या? अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या नलिका या ट्यूब नहीं पाई जाती। ये अपने जो स्रावित पदार्थ होते हैं, ये सीधे सीधे किस में स्रावित करते हैं, डालते हैं? ये हमारे सीधे रक्त में डालते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ स्रावित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हार्मोन कहते हैं। और हार्मोन का प्रभाव क्या होता है? दैहिक होता है। कैसा होता है? दैहिक या सिस्टमेटिक प्रभाव होता है। सिस्टमेटिक इफेक्ट होता है हमारे हार्मोन का। अर्थात हार्मोन शरीर के पूरे, मनुष्य के पूरे शरीर को प्रभावित करता है। हार्मोन क्या करता है? मनुष्य के पूरे शरीर को प्रभावित करता है। अब हम बात करते हैं ग्रंथियों की। तो दो तरह की ग्रंथि हमने बात की थी, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होती है बाह्य स्रावी ग्रंथि। जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, वो क्या करती है? जैसे कोई ये कोशिकाएं जो छोटी छोटी गोल गोल कोशिकाएं आप देख रहे हैं, ये अपने द्वारा स्रावित पदार्थ है ना, तो इसको सीधे ही रक्त में डाल देती है। लाल लाल डॉट डॉट आप देख रहे हैं, तो इन डॉट डॉट्स के जरिए क्या है? सीधे रक्त की कोशिकाएं, ये वाली जो ब्लैक वाली, और हार्मोन को
रक्त के अंदर स्त्रावित कर देती है कोशिकाएं। तो बहिस्त्राव की बात करें, जैसे हमारी स्किन है तो एंजाइम को रक्त के बाहर स्त्रावित करते हैं। जैसे रक्त की नलिकाएं तो नीचे रह जाती, जैसे ये रक्त की नलिकाएं नीचे रह गई और ये स्त्रावित पदार्थ को सीधे ही बाहर निकाल दिया, तो ये बहिस्त्रावी ग्रंथियां कहलाई। तो हमने इस चीज को देख लिया। अब बात करते हैं बाह्य स्त्रावी ग्रंथि या बहिस्त्रावी ग्रंथि जैसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनके बारे में बातचीत करते हैं। तो वो ग्रंथि जो अपने द्वारा स्त्रावित होने वाले पदार्थ को रक्त के बाहर स्त्रावित करती है। तो वो ग्रंथि जो क्या है, अपने द्वारा स्त्रावित होने वाले पदार्थ को कहाँ, रक्त के बाहर स्त्रावित करती है या फिर डालती है, उस ग्रंथि को बाह्य स्त्रावी ग्रंथि या बहिस्त्रावी ग्रंथि कहते हैं। बाह्य स्त्रावी ग्रंथि में क्या होती है, नलिकाएं पाई जाती है। बाह्य स्त्रावी ग्रंथि में क्या होती है, नलिकाएं पाई जाती है। बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाले पदार्थ को एंजाइम कहते हैं। जो पदार्थ हमारे बाह्य स्त्रावित ग्रंथियों से निकलते हैं उनको हम एंजाइम कहते हैं, और जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं उनको हार्मोन कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे दोनों को। एंजाइम का प्रभाव क्या होता है, स्थानीय होता है, अर्थात जहाँ से निकलते हैं वहीं काम आते हैं। अर्थात एंजाइम मनुष्य के शरीर में उसी स्थान को प्रभावित करता है जिस स्थान पर हमारा एंजाइम स्त्रावित होता है। जहाँ एंजाइम स्त्रावित होगा केवल वो वहीं काम आएगा और कहीं काम नहीं आएगा। तो इस तरह हमने कोशिका देखी, फिर उसके बाद ऊतक देखा। अब हम बात करेंगे किसकी, अंग की। अंग की बात करें तो मनुष्य के शरीर में अनेक ऊतक पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में क्या होते हैं, अनेक ऊतक पाए जाते हैं। जब अनेक ऊतक आपस में मिल जाते हैं तब क्या होता है, हमारे अंग का निर्माण। अब बात करें शरीर की, तो मनुष्य के शरीर में अनेक अंग पाए जाते हैं। जब अनेक अंग आपस में मिल जाते हैं तब क्या होता है, शरीर का निर्माण हो जाता है। जब अनेक अंग आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है, शरीर का निर्माण हो जाता है। और आप समझ सकते हैं, इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की। मनुष्य के शरीर में क्या 9 प्रकार की अंतःस्त्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। वैसे पाई तो बहुत सारी जाती है, हम इम्पोर्टेंट की बात करेंगे। इम्पोर्टेंट में सबसे पहले आती है पीनियल ग्रंथि, फिर आती है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क या फिर हमारे एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि जिसको पैंक्रियास ग्लैंड कहते हैं, फिर होती है हमारी अंडाशय ग्रंथि, वृषण ग्रंथि। तो ये हमारी 9 ग्रंथियां हैं, इनकी बात करें। फिर पुरुष और महिला में ग्रंथियों की संख्या 8 ही होती है। क्यों, क्योंकि आप समझ सकते हैं कौन कौन सी ग्रंथियां पुरुष में, हमारे अंडाशय ग्रंथि पुरुष में नहीं होती, तो हमारे महिला में वृषण ग्रंथि नहीं होती। तो मनुष्य में पुरुष और महिला ग्रंथियों की संख्या 8 ही रहती है। जैसे पुरुष में और पीनियल, पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय और वृषण, ये 8 ग्रंथियां होती है। यहाँ पे अंडाशय ग्रंथि नहीं होती। तो उसी प्रकार महिला में 8 प्रकार की अंतःस्त्रावी ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे पीनियल, पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, अधिवृक्क, ये ग्रंथियां पाई जाती है। जैसे आपको और अग्नाशय और अंडाशय, क्यों, क्योंकि जो वृषण ग्रंथि होती है ये हमारी महिला में नहीं पाई जाती। अब देख लेते हैं कौन सी ग्रंथि मनुष्य के शरीर में कहाँ पाई जाती है। बात करते हैं हमारे मस्तिष्क की। शुरुआत कहाँ से करेंगे, मस्तिष्क से करेंगे। तो मस्तिष्क में हमारे एक ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, उसके जस्ट नीचे एक टमाटर के दाने के बराबर, कौन तो मटर के दाने के बराबर एक ग्रंथि है हमारी पीयूष ग्रंथि। गले में हमारी होती है थायराइड ग्रंथि। गले में कौन सी ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि पे 2 जोड़े में, मतलब 4 की संख्या में हमारी क्या होती है, पैराथायराइड ग्रंथि, जो कहाँ होती है, गले। फिर बात करें जो हमारे वृक्क होते हैं जिनको किडनी कहते हैं, तो किडनी के ऊपर होती है, किडनी के ऊपर होती है हमारी एड्रिनल ग्रंथि, ये वाली। और किडनी के जस्ट नीचे क्या होती है, अग्नाशय ग्रंथि। फिर होती है महिलाओं में अंडाशय ग्रंथि, और पुरुषों में कौन सी होती है, वृषण ग्रंथि होती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कौन सी ग्रंथि कहाँ। अब हम बात करेंगे, परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए मिश्रित ग्रंथि के बारे में। तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अग्नाशय ग्रंथि को ही मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली जो अग्नाशय ग्रंथि होती है इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्यों, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है और बाह्य स्रावी ग्रंथि भी होती है। तो आप समझ सकते हैं अग्नाशय ग्रंथि क्या दोनों तरह से कार्य करती है, अर्थात ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य भी करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य। फिर सेक्स ग्लैंड या फिर लिंग ग्रंथि की बात करें तो मनुष्य के शरीर में 2 लिंग ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी, मनुष्य के शरीर में
दो लिंग ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जैसे हमारे एक अंडाशय ग्रंथि, एक हमारी विभ्रषण ग्रंथि। अंडाशय ग्रंथि की बात करें तो अंडाशय ग्रंथि हमारी महिला में पाई जाती है, जबकि विभ्रषण ग्रंथि हमारी कहाँ पाई जाती है? पुरुष में पाई जाती है। फिर एक ग्रंथि हमारी मास्टर ग्रंथि होती है। परीक्षा में पूछा जाए मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो आपको बताना। तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली जो पीयूष ग्रंथि है, इसको पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, ये हमारे मास्टर ग्रंथि होती है। तो आपको परीक्षा में सवाल का जवाब इसी तरह से देंगे। फिर पूछ लिया जाए मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे लीवर, जिसको यकृत भी कहते हैं। तो लीवर ग्लैंड को हमारे क्या कहते हैं, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। और लीवर क्या होता है, हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, अर्थात बहिस्रावी ग्रंथि होती है। फिर बात करें सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताओ, तो केवल ग्रंथि के बारे में पूछे तो आपको यकृत बताना है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम पूछे तो आपको यकृत नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। अब बात करें बाह्य स्रावी ग्रंथि की, तो बाह्य स्रावी ग्रंथि में तो हमने देख ही लिया था कि बाह्य स्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो ये हमारे मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि हमारी लीवर ग्रंथि या फिर लीवर ग्लैंड, हम इसको देख सकते हैं। फिर बात करते हैं हमारे ग्रंथियों के बारे में एक एक करके। सबसे पहली ग्रंथि आती है हमारी कौन सी? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या? मस्तिष्क का हिस्सा होता है। क्या होता है? हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का हिस्सा होता है, जो क्या करता है? तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, इन दोनों के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है। हाइपोथैलेमस क्या? मस्तिष्क का हिस्सा है, जो क्या करता है? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, इन दोनों के बीच में कड़ी का कार्य करता है। यह क्या करता है? अवरोधक हार्मोनों को संश्लेषित और स्रावित करता है। तो ये क्या करता है? अवरोधक जितने भी हार्मोन होते हैं इनको संश्लेषित भी करता है, साथ ही साथ स्रावित भी करता है। और ऐसे हार्मोनों को स्रावित करता है जिनकी मुख्य भूमिका क्या? अन्य हार्मोनों की रिहाई को रोककर या फिर उत्तेजित करके उनकी रिहाई को नियंत्रित करना है। तो साथ ही साथ ये दोनों दो दो तरह के काम करता है। यह अवरोधक हार्मोनों को संश्लेषित भी करता है, स्रावित भी करता है, और ऐसे हार्मोनों को स्रावित करता है जिनकी मुख्य भूमिका क्या है? अन्य हार्मोनों की रिहाई को रोककर या फिर उत्तेजित करके उनकी रिहाई को नियंत्रित करना होता है। तो इस तरह हमने हाइपोथैलेमस के बारे में देखा। अब हम बात करें हार्मोन की, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन से हार्मोन जारी किए जाते हैं? हार्मोन जारी करने की बात करें तो यह पिट्यूटरी जो हार्मोन है, इसके स्त्राव को उत्तेजित करता है। कौन? हाइपोथैलेमस क्या है? हार्मोन जारी करता है, और वो हार्मोन क्या करता है? पिट्यूटरी हार्मोन के स्त्राव को उत्तेजित करता है। जैसे कि हमारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे GnRH भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर हार्मोन को रोकने की बात करें तो ये तो हमने जारी करने की बात की, और रोकने की बात करें हम तो हमारे हार्मोन को रोकने की बात करें तो पिट्यूटरी हार्मोन के स्त्राव को रोकता है सोमेटोस्टेटिन के जरिए। तो इस तरह हमने देखा, तो हाइपोथैलेमस क्या? पिट्यूटरी ग्रंथि पर नियंत्रण स्थापित करता है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्रंथि की भी मास्टर ग्रंथि हमारी हाइपोथैलेमस है। क्यों? क्योंकि आपसे यदि पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि यह पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, उसमें कुछ हार्मोनों को तो रोकने का काम करती है और कुछ हार्मोन को रिलीज करने के लिए हार्मोन जारी करती है। तो इसलिए अब बात करते हैं एक एक करके। अब अगली ग्रंथि आती है हमारी कौन सी? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जिसे अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पीयूष ग्रंथि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है ये? अंतःस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में पीयूष ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? एक ही होती है। पीयूष ग्रंथि मनुष्य में पुरुष और महिला दोनों में ही पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष में पाई जाती है, महिला में नहीं पाई जाती, या फिर महिला में होती है पुरुष में नहीं, दोनों में पाई जाती है। इसका आकार मटर के दाने के बराबर होता है। पीयूष ग्रंथि की बात करें तो इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने के बराबर। मनुष्य के शरीर में पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। अर्थात पीयूष ग्रंथि हमारे आधे ग्राम से भी थोड़ी सी ज्यादा होती है, और काम की सोचो कितनी है। फिर हम बात करें पीयूष ग्रंथि की, तो पीयूष ग्रंथि इस व्यक्ति के शरीर में मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के नीचे के भाग में पाई जाती है। तो हमारा मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, तो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है उसके निचले भाग में हमारी पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। अब पीयूष ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, और उनको पालियां भी कहते हैं। और ये कौन कौन सी? अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली, 3 पालियों में इसको माना जा सकता है। अग्रपाली को एंटीरियर लोब, मध्यपाली को मिडिल लोब,
और पश्च पाली को हम पोस्टीरियर लोब भी कहते हैं। हम देख सकते हैं पीयूष ग्रंथि की, तो पीयूष ग्रंथि में 3 भाग है, अग्रभाग जिसे एंटीरियर लोब, मध्य भाग मिडिल लोब और पश्च पाली या फिर पोस्टीरियर लोब भी है। तो ये हमारी पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो ये तो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी और ये हमारे हाइपोथैलेमस है। अब बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी कि इसका मतलब अग्र वाली, तो इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उसकी बात करें। एक तो हमारे ग्रोथ हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्रोथ हार्मोन, जो क्या करता है हमारे बोन्स, हड्डियाँ, मसल्स और जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको बढ़ाने का कार्य करता है। फिर दूसरा हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, जो महिलाएं होती हैं जो अपने बच्चों को दूध पान कराती है, उनके ब्रेस्ट से जब दूध निकलता है तो ये इसका जो संकेत होता है ये भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और संकेत के रूप में कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। फिर हम आता है हमारा एल एच हार्मोन, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये कहता है ओवरीज के अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसके स्राव को बढ़ाता है। फिर आता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब होता है जब हमारी महिलाएं क्या गर्भ धारण करने के लिए तैयार होती है तो उनके अंडाशय में जो अंडे का निर्माण होता है वो, साथ ही साथ जो हमारे पुरुषों के अंदर टेस्टीज होते हैं, टेस्टीज के अंदर शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया है, अर्थात अंड जनन और शुक्र जनन दोनों प्रक्रियाओं को करने में हमारे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम आता है। साथ ही साथ जो हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है LH, तो ये हमारे पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और महिलाओं के अंदर कौन सा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेरित। फिर आता है हमारे एक हार्मोन ACTH, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन की बात करें तो ये हमारे एड्रेनल ग्रंथि होती है वृक्क के ऊपर, उससे कॉर्टिकल हार्मोन निकालने की मदद करता है। फिर आता है हमारा TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे ये हमारे थायराइड ग्रंथि से हमारे थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए काम। फिर पोस्टीरियर ग्रंथि की बात करें तो इससे हमारे वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। कौन सा? वैसोप्रेसिन हार्मोन, जो हमारे किडनी में काम आता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये भी हमारे इसके अंदर काम आता है, जैसे ब्रेस्ट और यूट्रस इसको फैलाने बढ़ाने में काम आता है। तो इस तरह हमने जो पीयूष ग्रंथि है उनसे निकलने वाले हार्मोन के बारे में, अब इनको डिटेल में भी देख लेते हैं। सबसे पहले आती है हमारे अग्रपाली या एंटीरियर लोब। तो पीयूष ग्रंथि के आगे के भाग को हम क्या बोलते हैं? अग्रपाली कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के क्या बोलते हैं? आगे के भाग को हम क्या बोलते हैं? अग्रपाली कहते हैं। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली होती है क्या? पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली को हम एडिनो हाइपोफिसिस भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफिसिस कहते हैं। पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? पहला आता हमारा वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन। तीसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे TSH भी कहते हैं। एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हार्मोन, ये भी हमने सभी हार्मोन देखे थे। फिर आता हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो सारे हार्मोन हमने क्या चित्र के माध्यम से भी देखे थे, तो आप उनसे थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। पहला हार्मोन आता हमारा कौन सा? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन की बात करें तो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होने वाला या निकलने वाला हार्मोन। कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होता है। ग्रोथ हार्मोन क्या? प्रोटीन का बना होता है। ग्रोथ हार्मोन किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, अर्थात प्रोटीन, ग्रोथ हार्मोन एक प्रोटीन हार्मोन। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की प्लेट में ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। हाँ, कौन सी कोशिका पाई जाती है? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है हमारे मनुष्य के शरीर में हड्डियों की प्लेट में। बात करें ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका की, तो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका मनुष्य के शरीर में हड्डियों का निर्माण करती है, इसलिए ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका को हड्डी निर्माणकारी कोशिका भी कहते हैं। क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका को हम क्या बोलते हैं? हड्डी निर्माणकारी कोशिका भी कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका क्या विभाजित होकर ऑस्टियोसाइट कोशिका बनाती है। क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका विभाजित होती है और विभाजित होकर क्या बोलते हैं करते हैं? ऑस्टियोसाइट कोशिका बनाती है। ऑस्टियोसाइट कोशिका को हड्डी की कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट कोशिका को हड्डी की कोशिका भी कहते हैं। और ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका में कोशिका विभाजन वृद्धि हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन दोनों के कारण होता है। तो हम इसको दोबारा बता देते हैं आपको कि मनुष्य के शरीर में क्या होता है? हड्डी की प्लेट में क्या ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। जितनी भी हड्डी की प्लेटें होती है उन प्लेटों में ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है।
और जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका है मनुष्य के शरीर में हड्डी का निर्माण करती है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसलिए ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका को हड्डी निर्माणकारी कोशिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगी, हड्डी का निर्माण होगा। अभी हमारे ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका है, ये क्या हो विभाजित होती है और ऑस्टियोसाइट कोशिका बनाती है। क्या बनाती है? ऑस्टियोसाइट कोशिका बनाती है विभाजित होकर। फिर क्या होता है, ऑस्टियोसाइट कोशिका को हड्डी की कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी की कोशिका कहते हैं। और ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका में कोशिका विभाजन किसकी वजह से होता है? एक तो वृद्धि हार्मोन और एक थायरोक्सिन हार्मोन, दोनों के कारण होता है। बचपन में ग्रोथ हार्मोन की यदि कमी होती है तो बच्चे बौने रह जाते हैं, अर्थात उनकी हाइट कम रह जाती है। बाल्यावस्था में यदि ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति कैसा होता है? भीमकायता हो जाता था, वह बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। व्यक्ति की ऊंचाई कम या अधिक होने में ग्रोथ हार्मोन ही जिम्मेदार होता है। व्यक्ति की जो हाइट कम है वो ज़्यादा है, तो ये हमारी किसकी वजह से होता है? तो ये हमारी ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही होता है। ग्रोथ हार्मोन यदि कमज़ोर है तो बच्चे की हाइट कम रहेगी, ग्रोथ हार्मोन यदि सशक्त है तो बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरा हार्मोन हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में बात करें तो प्रोलैक्टिन हार्मोन महिलाओं में के स्तन में पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या महिलाओं के स्तन में कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से स्रावित होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोटीन का बना होता है, अर्थात प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या प्रोटीन हार्मोन होता है। क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन हार्मोन कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या गर्भावस्था के बाद क्या प्रोलैक्टिन हार्मोन गर्भावस्था के बाद माता के स्तन में दूध का निर्माण करता है, इसलिए प्रोलैक्टिन हार्मोन को दूध निर्माण वाला हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन को दूध निर्माण करने वाला हार्मोन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन केवल महिलाओं में ही पाया जाता है, ये उपस्थित होता है, अर्थात प्रोलैक्टिन हार्मोन पुरुषों में नहीं पाया जाता। आप इसको देख सकते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या पुरुषों में नहीं पाया जाता, यह अनुपस्थित होता है। महिलाओं में प्रोलैक्टिन हार्मोन गर्भावस्था के बाद 6 से 8 महीने तक ही निकलता है। कितना कैसे निकलता है? महिलाओं में प्रोलैक्टिन हार्मोन गर्भावस्था के बाद 6 से 8 महीने तक निकलता है, उसके बाद नहीं निकलता है। फिर आता है हमारा अगला हार्मोन। अगला हार्मोन आता है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे TSH भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, अर्थात थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, अर्थात थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक प्रोटीन हार्मोन है। क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है? एक प्रोटीन हार्मोन है। फिर आता है हमारा एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH। क्या हमारा ACTH की बात करें तो मनुष्य के शरीर में एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जैसे ACTH हार्मोन भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली में स्रावित होता है, अर्थात एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हमारे पीयूष ग्रंथि के अगले भाग से निकलता है। और ये हार्मोन क्या प्रोटीन का बना होता है, इसलिए इसे प्रोटीन हार्मोन भी कहते हैं। फिर आता हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें FSH की, तो मनुष्य के शरीर में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली में स्रावित होता है, अर्थात FSH हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अगले भाग से निकलता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोटीन का बना होता है, अर्थात फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या एक प्रोटीन हार्मोन होता है। ये हार्मोन देखे जा रहे हैं। धीरे धीरे आता है हमारा अगला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये भी हमारे पीयूष ग्रंथि अग्रपाली से निकलता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो ये हमारी प्रोटीन का बना होता है, और ये हमारे क्या है? एक प्रोटीन हार्मोन है। फिर हम बात करें मध्यपाली की, जो हमारे पीयूष ग्रंथि की जो मध्यपाली है, तो मध्य वाले भाग या बीच वाले भाग को मध्यपाली कहते हैं। मध्यपाली या मध्य भाग से हमारे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है या फिर स्रावित होता है। कौन सा? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH हार्मोन होता है जो स्रावित होता है हमारी मध्यपाली से। बात करें इस मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो ये क्या काम करता है उसकी बात करें तो ये हमारे मध्यपाली से स्रावित होता है, और ये भी एक प्रोटीन हार्मोन होता है या फिर हमारे प्रोटीन हार्मोन है। कौन सा? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी हमारे क्या है? प्रोटीन हार्मोन। फिर आती है हमारी कौन सी? पश्चपाली। पश्चपाली की बात करें तो पीयूष ग्रंथि के पिछले भाग को पश्चपाली कहा जाता है।
पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग पाली को हम न्यूरो हाइपोफिसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफिसिस भी कहते हैं हमारे पश्च पाली को। पीयूष ग्रंथि की जो पश्च पाली होती है या फिर हमारा पिछला भाग, उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उनकी बात करें। एक हमारा निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एक निकलता है हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? एक तो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है और एक हमारा होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। ये दो हार्मोन निकलते हैं। पहला आता है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी हमारे पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली से निकलता है या फिर स्रावित होता है। बात करें ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, तो ये हमारे पी प्रोटीन का बना होता है, अर्थात ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारा प्रोटीन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पुरुष की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन पुरुष की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। गर्भावस्था के बाद या प्रेगनेंसी के बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन माता के स्तन से दूध को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह हार्मोन क्या करता है? माता के स्तन से दूध को बाहर निकालने का काम करता है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को दुग्ध स्रावित हार्मोन या दुग्धजनक हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माता के स्तनों से दूध बाहर निकालने का कार्य करता है। बात करें प्रसव के समय, जब महिला का प्रसव होता है तो प्रसव के समय क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है, अर्थात गर्भाशय को सिकोड़ना शुरू करता है ताकि शिशु जन्म या प्रसव संभव हो सके। इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रसव हार्मोन भी कहते हैं। जब भी किसी भी महिला को इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, तो इससे क्या होता है? गर्भ होता है वो सिकुड़ने लगता है और गर्भाशय सिकुड़ता है, इससे क्या होता है? बच्चा बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मनुष्य में प्यार, भावुकता, स्नेह, इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारे प्यार, भावुकता, स्नेह, इन सब के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन वर्तमान में क्या है? इसका दुरुपयोग होता है। कैसे? कि वर्तमान में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का दुरुपयोग फलों को पकाने में, मवेशियों से ज़्यादा दूध बाहर निकालने में किया जाता है, जिस कारण मनुष्य में कैंसर, चिड़चिड़ापन, तनाव, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। बात करें तो मवेशियों से अत्यधिक दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। क्या मवेशियों में अत्यधिक मात्रा में दूध निकालने के लिए क्या होता है? हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। फलों को पकाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्या होता है? फलों को पकाने के लिए क्या किया जाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। प्रसव के समय महिलाओं को संकुचन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि आपको पता हो कि महिलाओं को जब प्रसव की समस्या होती है तब क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। दूसरा हार्मोन निकलता है हमारे कौन सा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इस हार्मोन की बात करें, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलने वाला हार्मोन होता है। कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से। एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोटीन का बना होता है, अर्थात एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोटीन हार्मोन होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको एडीएच भी कहते हैं, इसको वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का पानी को मूत्र से रक्त में लेके आता है। क्या करता है? ये पानी को मूत्र से अलग करता है और कहाँ लेके आता है? रक्त में लेके आता है। इसलिए एडीएच हार्मोन शरीर में मूत्र के द्वारा होने वाले जो पानी की क्षति होती है या कमी होती है, इसको कम कर देता है। यदि मनुष्य के शरीर में एडीएच हार्मोन कम निकल रहा है तो उसको मूत्र बहुत ज़्यादा आता है। क्यों? और साथ ही साथ मूत्र में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। और किसी व्यक्ति के शरीर में एडीएच हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलता है तो उसको मूत्र कम से कम आता है, और यदि आता भी है तो काफ़ी गाढ़ा आता है। एडीएच हार्मोन के द्वारा मूत्र से पानी की 10 से 15% मात्रा वापस ले ली जाती है और मात्रा वापस लेकर ये रक्त में मिला देता है। यदि व्यक्ति के शरीर में एडीएच हार्मोन की कमी होती है तो इसे डायूरिया हो जाता है, अर्थात उसे बार बार पेशाब आता है। इसलिए एडीएच हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। और इसी कारण जब आप शराब पीते हैं, बियर पीते हैं या फिर कोई अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल क्या करता है? एडीएच हार्मोन को, स्त्राव को कम कर देता है। क्या? इसके स्त्राव में कमी कर देता है। इसलिए आपके मूत्र त्याग करने की प्रक्रिया बढ़ जाती है इस दौरान, और क्या होता है? मूत्र में काफ़ी ज़्यादा पानी आता है। एडीएच हार्मोन की कमी से क्या होता है? डायूरिया हो जाता है, जिससे व्यक्ति के शरीर में क्या होता है? मूत्र बहुत ज़्यादा बनने लगता है।
एडीएच हार्मोन व्यक्ति के शरीर में रक्तचाप को भी बढ़ा देता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो भी बढ़ जाता है। इसलिए एडीएच हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं। एडीएच हार्मोन क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। व्यक्ति के द्वारा चाय, कॉफी, अल्कोहल के अत्यधिक सेवन करने से एडीएच हार्मोन कम हो जाता है। यदि व्यक्ति चाय, कॉफी और अल्कोहल ज़्यादा लेगा तो एडीएच हार्मोन कम हो जाता है, इसलिए व्यक्ति को मूत्र त्यागने की संख्या बढ़ जाती है, उसे बार बार पेशाब आता है यदि व्यक्ति चाय, कॉफी या अल्कोहल लेता है। एडीएच हार्मोन की यदि कमी होती है तो इससे डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, और इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। तो आप इसको समझ सकते हैं, एडीएच हार्मोन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, और इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। तो दोनों के दोनों डायबिटीज है, आप इसको देख सकते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस में व्यक्ति के शरीर में स्वादहीन मूत्र बनता है। क्या होता है? स्वादहीन मूत्र बनता है, अर्थात उसमें शुगर नहीं होती, लेकिन उसे डायबिटीज तो होता ही है। रेगिस्तानी जानवरों में एडीएच हार्मोन की अधिकता होती है, इस वजह से उन्हें मूत्र त्याग करने की संख्या कम से कम रहती है, जैसे हमारे ऊँट होते हैं या फिर ऐसे जीव जो हमारे रेगिस्तान के इलाकों में रहते हैं। अब बात करें एडीएच हार्मोन की कमी से होता क्या है। एडीएच हार्मोन की कमी से क्या होता है? एडीएच हार्मोन की कमी से व्यक्ति के शरीर में मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। एडीएच हार्मोन की कमी से हमारे व्यक्ति के शरीर में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। और बात करें एडीएच हार्मोन की कमी से व्यक्ति के शरीर में मूत्र त्यागने की संख्या भी बढ़ जाती है, अर्थात उसे मूत्र में पानी की संख्या भी बढ़ जाती है, मूत्र की संख्या भी बढ़ जाती है, साथ ही मूत्र त्यागने की संख्या भी बढ़ जाती है। अब एडीएच हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? एडीएच हार्मोन के ज़्यादा होने से, अधिकता होने से व्यक्ति में शरीर में मूत्र में पानी की मात्रा कम हो जाती है। एडीएच हार्मोन की अधिकता से व्यक्ति के शरीर में मूत्र की मात्रा भी कम बनती है, और मूत्र को त्याग करने की संख्या भी कम ही रहती है। आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करें किसकी? ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर की बात करें, बीपी की बात करें, तो मनुष्य के शरीर में रक्त के द्वारा रक्त वाहिनी की दीवार पर जो दाब लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? रक्त के द्वारा रक्त वाहिनी की जो दीवारें होती हैं उन पर दाब लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड रक्तचाप कहेंगे। रक्तचाप को बीपी या फिर ब्लड प्रेशर कहेंगे। एडीएच हार्मोन व्यक्ति के शरीर में रक्त में पानी की मात्रा को बढ़ा देता है। एडीएच हार्मोन क्या करता है? व्यक्ति के शरीर में जो रक्त में क्या पानी की मात्रा को बढ़ा देता है, और रक्त में पानी की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? व्यक्ति के शरीर में रक्त अधिक बढ़ जाता है, और व्यक्ति के शरीर में रक्त के बढ़ने से व्यक्ति के रक्तचाप या बीपी बढ़ जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगले लेक्चर में हम अगली ग्रंथि पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।